Welcome to Nerdy Side, Chapter 4, Laws of Motion. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मोशन के क्यू के बारे में बात करेंगे, यानी फोर्स को डिटेल में समझेंगे। हम शुरू करेंगे एक आम गलतफहमी से, फिर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। उसके बाद हम न्यूटन के तीनों लॉज, मोमेंटम, इम्पल्स, कंजर्वेशन और सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सही तरीका सीखेंगे। ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एंड तक आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो आपके बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस गलतफहमी को दूर करेंगे जो मोशन को लेकर सदियों से चली आ रही थी। तो देखिए, एरिस्टोटल जो एक महान ग्रीक थिंकर थे, उनका कहना था कि किसी भी चीज को चलाते रहने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगातार जरूरी है। और ये बात ना कॉमन सेंस से बिल्कुल सही लगती है। सोचो, एक खिलौने वाली कार है, उसको चलाने के लिए धक्का देना पड़ता है ना। जैसे ही धक्का देना बंद करते हो वो रुक जाती है। पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनके आर्ग्यूमेंट में एक छिपा हुआ फोर्स था, फ्रिक्शन। गैलीलियो ने आके समझाया कि भाई, कार फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। अगर आप ऐसी जगह पे हो जब फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो तो एक बार धक्का दे दो और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती ही चली जाएगी। गैलीलियो के इसी आइडिया से निकला द लॉ ऑफ इनर्शिया। बेसिकली हर बॉडी जिद्दी होती है, वो अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी। वो इस स्टेट में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी रेजिस्टेंस टू चेंज को हम कहते हैं इनर्शिया। मॉडर्न मैकेनिक्स की नींव यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर आइजैक न्यूटन पर। उन्होंने गैलीलियो के इन्हीं आइडियाज को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया और उन्हें 3 फंडामेंटल लॉज में बदल दिया, जिन्होंने फिजिक्स की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, गैलीलियो के आइडिया को ही फॉर्मल तरीके से बताता है। सीधी सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। सिंपल। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है बस वाला झटका। जब बस अचानक चलती है तो आपके पैर तो बस के फ्लोर के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपकी अपर बॉडी इनर्शिया की वजह से रेस्ट पर ही रहना चाहती है। इसलिए आपको पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है। वैसे ही जब बस अचानक रुकती है, आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है, क्योंकि वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो सबसे जरूरी बात यहां क्या है? अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। सेकेंड लॉ को ठीक से समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी समझनी पड़ेगी, मोमेंटम। इसे हम P से लिखते हैं, एंड इट्स सिंपल, मास इनटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। सोचो, एक ट्रक और एक कार दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं। किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? ऑब्वियसली ट्रक को, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ अपने असली रूप में। ये कहता है कि फोर्स मोमेंटम के चेंज होने की रेट, यानी dp/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितनी तेजी से किसी चीज का मोमेंटम बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, और मोमेंटम में चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यह है सेकंड लॉ की असली डेफिनेशन। तो अब आते हैं उस फेमस फॉर्मूला पर जो हम सब जानते हैं, F = m/a, F = ma। लेकिन ये आया कहाँ से? ये सेकेंड लॉ की ओरिजिनल डेफिनेशन से ही डिराइव होता है। देखो, हमने क्या कहा? F प्रोपोर्शनल है dp/dt के, और P क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी mv। अब ज्यादातर केसेस में मास कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बन गया F प्रोपोर्शनल टू m टाइम्स dv/dt, और dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो एक्सेलरेशन होता है। तो F बन गया प्रोपोर्शनल टू m/a। ऐसा यूनिट्स में इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू 1 ले ली जाती है, और हमें मिल जाता है हमारा गोल्डन फॉर्मूला, F = ma। फोर्स की ऐसा यूनिट याद रखिएगा न्यूटन होती है, जिसे हम कैपिटल N से लिखते हैं। सेकेंड लॉ से ही एक और बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसे कहते हैं इम्पल्स। ये तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है, जैसे क्रिकेट बॉल का बैट से टकराना। इम्पल्स, जिसे हम J से डिनोट करते हैं, ये बस उस बड़े फोर्स और उस छोटे से टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट है। और न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि F × Δt ये मोमेंटम में चेंज, यानी Δp के बराबर होता है। कई बार क्या होता है ना कि फोर्स और टाइम को अलग अलग मेजर करना मुश्किल होता है, लेकिन उनका प्रोडक्ट यानी चेंज इन मोमेंटम आसानी से मेजर हो जाता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है क्रिकेट।
आपने देखा होगा कि एक अच्छा फील्डर तेज बॉल को कैच करते टाइम अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों करता है वो? देखो, बॉल को रोकना है, मतलब उसका मोमेंटम जीरो करना है, तो मोमेंटम में चेंज यानी डेल्टा पी तो फिक्स हो गया, लेकिन हाथ पीछे करके वो बॉल के इम्पैक्ट का टाइम यानी डेल्टा टी बढ़ा देता है। और क्योंकि इम्पल्स यानी एफ इंटू डेल्टा टी कॉन्स्टेंट है, तो अगर डेल्टा टी बढ़ेगा तो एवरेज फोर्स एफ कम हो जाएगा और उसके हाथों में चोट नहीं लगेगी। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। पहले 2 लॉज एक बॉडी पर लगने वाले फोर्स और उसके मोशन के बारे में थे। तीसरा लॉ हमें बताता है कि फोर्सेस आते कहाँ से हैं, और ये हमेशा जोड़े में यानी पेयर्स में पैदा होते हैं। ये लाइन तो हर किसी ने सुनी है, हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इस लॉ को लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। चलिए उन्हें क्लियर करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो है पॉइंट नंबर 3। एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडीज़ पर लगते हैं। अगर मैंने दीवार पर एक मुक्का मारा, ये हुआ एक्शन, तो दीवार ने भी मेरे हाथ पर उतना ही फोर्स लगाया, ये हुआ रिएक्शन। एक फोर्स लगा दीवार पर, दूसरा लगा मेरे हाथ पर। क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज़ पर हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, ये फोर्सेस एक साथ लगते हैं, इनमें कोई टाइम का गैप नहीं होता। अब जब हम न्यूटन के इन तीनों लॉज को एक साथ देखते हैं तो 2 बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। एक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा है इक्विलिब्रियम। ये लॉ सेकंड और थर्ड लॉ का सीधा सीधा नतीजा है। ये कहता है कि अगर एक सिस्टम पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जिसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कंजर्व्ड रहेगा। क्लासिक एग्जांपल, गन और बुलेट। फायरिंग से पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो था। जब बुलेट आगे जाती है, उसे फॉरवर्ड मोमेंटम मिलता है। थर्ड लॉ के हिसाब से गन पर एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगता है, जिससे उसे पीछे की तरफ मोमेंटम मिलता है, जिसे रिकॉइल कहते हैं। दोनों मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, इसलिए फाइनल टोटल मोमेंटम भी जीरो ही रहता है। इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब है जब किसी पार्टिकल पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। और फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल या तो रुका रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा, मतलब उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर किसी पार्टिकल पर F1, F2, F3 जैसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की शर्त यह है कि उन सब का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। चलिए, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब देखते हैं कि इन लॉज को इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है फ्री बॉडी डायग्राम। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल है। एक 6 किलो का मास एक रस्सी से लटका हुआ है। अब रस्सी के बीच में यानी मिड पॉइंट पर 50 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है यानी इक्विलिब्रियम में, तो रस्सी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी? किसी भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये यूनिवर्सल मेथड है, इसको ध्यान से समझो। स्टेप 1, जिस पॉइंट पर सारे फोर्सेस मिल रहे हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम यानी FBD बनाओ। FBD में उस पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को एरो से दिखा दो। स्टेप 2, सारे फोर्सेस को X और Y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। स्टेप 3, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी सिग्मा Fx जीरो होगा और नेट वर्टिकल फोर्स यानी सिग्मा Fy भी जीरो होगा। इससे आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी जिन्हें सॉल्व करके आप आसानी से अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो एग्जाम्स में आपके मार्क्स कटवा सकती हैं। पहला, हमेशा ऐसा यूनिट्स में काम करो। दूसरा, साइन कन्वेंशन को लेकर कंसिस्टेंट रहो, जैसे राइट साइड को पॉजिटिव मान लो और लेफ्ट को नेगेटिव। तीसरा, FBD बनाने का यही फायदा है कि आप कोई फोर्स जैसे कि वेट mg भूलेंगे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखो कि एक बॉडी का वेट mg और उस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स r एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। तो इस लेक्चर में हमने एरिस्टोटल की गलतफहमी से शुरू करके न्यूटन के तीनों लॉज, मोमेंटम, इंपल्स और कॉन्जर्वेशन को डिटेल में समझा। हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी भी सीखी। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर हर फोर्स का एक इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर होता है तो फिर कोई भी चीज एक्सेलरेट कैसे कर सकती है? इसके बारे में सोचना। इसका जवाब थर्ड लॉ के उस क्रूशियल पॉइंट में छिपा है जो हमने डिस्कस किया था।